हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमपी परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। आज है आपकी अंतिम कक्षा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट को। देखिए, हर दिन कीमती रहा है आपके लिए, हर क्लास कीमती रहेगी आपके लिए। जब आप महसूस करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, हर क्लास का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। हर क्लास में बहुत सारे प्रश्नों का समावेश और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हुई हैं। आज की इस कक्षा में हम पीरियोडिक टेबल की जो बारीकियां हैं उनको समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट और बिना किसी देरी के सीखना करते हैं चालू। देखिएगा दोस्तों, समझने जा रहे हैं यहां से हम कि भाई पीरियोडिक टेबल की हम बात कर ही रहे थे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक डिटेल में हमने पढ़ा। डी एंड एफ की हमें जरूरत नहीं पड़ती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए जिसका नाम आवर्त सारणी के जनक के नाम पर रखा गया है। तो मेंडलीवियम एटॉमिक नंबर 101। मेंडलीव के नाम पर परमाणु क्रमांक 101। उसके बाद परमाणु क्रमांक 104 नील्स बोहर के नाम पर बोहरियम। परमाणु क्रमांक 107 रदरफोर्ड के नाम पर रदरफोर्डियम। और एटॉमिक नंबर 111 एक्स किरणों की खोज करने वाले रोएंटजन के नाम पर रोएंटजनियम। रोएंटजनियम, ठीक है। तो ये एलिमेंट के नाम हैं जो फेमस हैं। अच्छा, तो कई लोग सोच जाते हैं कि यार ये मेंडलीवियम जो है, इसकी खोज मेंडलीव ने की है क्या? तो इसकी खोज याद रखना, इसकी खोज सीबोर्ग ने की है। सीबोर्ग, ठीक है। तो लेकिन मेंडलीव को सम्मान देने के नजरिए से इसका नाम रख दिया गया मेंडलीवियम। और खुद सीबोर्ग को भी सम्मान देना था, इसलिए सीबोर्ग के नाम पर भी एक तत्व जो है बाद में रखा गया, उसका नाम था सीबोर्गियम। एटॉमिक नंबर 106। तो कुछ एलिमेंट्स के नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। कई बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन की कंट्री के नाम पर, तो जैसे फ्रांसियम है, कंट्री के नाम पे नाम है ना। तो किसी का कंट्री के नाम पर है, किसी का वैज्ञानिक के नाम पर है। तो ये इस तरीके से आप क्या याद रखिएगा, एक बार याद रख लीजिएगा कि भाई किस तरीके से नॉमेनक्लेचर आपका जो है एलिमेंट्स का हुआ है, ठीक है। क्लियर हुई बात? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैं जहां तक मानता हूं किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको यहां तक तो नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं कि परमाणु क्रमांक 101 के बाद एलिमेंट्स का नाम किस तरह से रखा जाता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। क्लियर? एटॉमिक नंबर किसके बाद, 100 के बाद किस तरह से रखा जाता है? बोलो, कोई दिक्कत? डन, चलते हैं आगे। अब देखना हम क्या करते हैं कि एक बार सिंबल्स लिखते हैं पहले कि किसका क्या सिंबल रहेगा। चलो, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 101 पर आपका मेंडलीवियम हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका 104 बोरियम, 107 रदरफोर्डियम, 111, ठीक है। मैं मिटा देता हूं इसको, चलिएगा। अब मैं चलता हूं आगे। अब आप देखेंगे क्या, देखिएगा, परमाणु क्रमांक 100 के बाद, परमाणु क्रमांक 100 के बाद नाम लिखने का एक तरीका है। परमाणु क्रमांक 100 के बाद क्या तरीका आया, चलिए देखिए। परमाणु क्रमांक 100 के बाद तत्वों को लिखने के लिए, है ना, नाम लिखने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल है। सबसे पहला निल 0 के लिए, अन 1 के लिए, बाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, क्वाड 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, सेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए और इन 9 के लिए, ठीक है। अब जैसे आपको किसी भी तत्व का नाम लिखना है, जैसे एटॉमिक नंबर 101 का नाम लिखना है, ठीक है। तो 101 का नाम लिखने के लिए क्या किया, यहां पे देखो, 101 एक के लिए अन,
उसके बाद 0 के लिए नील, उसके बाद अन, और लास्ट वाले के पीछे इयम लगा देना है, अन नील अनियम। क्या नाम है इसका? अन नील अनियम। ठीक है, आपको लिखना है 102, तो आप क्या करेंगे? अन नील बाइयम, अन नील बाइयम, है ना। इसी तरह 104 अन नील क्वाडियम, अन नील क्वाडियम। अब मान लो आपको लिखना है 115, तो इसका लिखेंगे अन पेंटियम। समझ गए बात को? मतलब कि आपको जो कोड दिए गए हैं शुरुआत के 2 में तो कोड लिखने हैं और तीसरे में कोड के पीछे ईएम लगा देना है। तो ये है एटॉमिक नंबर 100 के बाद के तत्वों के नाम, है ना। उनका आप कैसे नाम करेंगे, जब तक उनका कोई फिक्स नाम नहीं रखा जाए तब तक आप उनको किस तरह नोमेनक्लेट करेंगे, किस तरह आप उनका नाम रखेंगे। तो ये तरीका आपका जो है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह आएगा, या तो ऐसे दे देगा कि आपको एक तत्व का नाम दिया गया है अननील क्वाडियम, बताइए इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो अन के लिए 1, नील के लिए 0, क्वाडियम 4 के लिए 104। ठीक है, आपको उल्टा भी दे सकता है कि परमाणु क्रमांक 117, तो क्या लिखा जाएगा? तो 1 के लिए अन, 1 के लिए फिर अन, अन अन 7 के लिए सेप्टियम, तो अन सेप्टियम हमारा हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक जानकारी के साथ ये आपके सामने मैंने जो है आपको क्या कर दिया है, अवेलेबल करवा दी है जानकारी। ठीक है, क्लियर रही बात यहां तक? आगे बात करें तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल में आकार की जानकारी। देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में किसकी जानकारी? साइज। साइज कि जब आप ये देखिएगा, जब आप किसी आवर्त में, जब आप किसी पीरियड में, जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो साइज क्या होता है? साइज घटता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज क्या होता है? घटता है। और जब किसी ग्रुप में, जब किसी समूह में आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो साइज क्या होता है भाई? बढ़ता है। तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। अच्छा, जब दाएं से बाएं जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक घटता है, ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक घटता है, ग्रुप 18 पे थोड़ा वापस बढ़ता है, ग्रुप 18 पर थोड़ा बढ़ता है, यानी ग्रुप 18 पर वो थोड़ा वापस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये याद रखना है, बाकी तो कोई खास टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी आवर्त में, अब आवर्त की बात करोगे तो किसी भी आवर्त में बात करोगे तो आवर्त इस तरह होगा। तो आवर्त में इधर से इधर साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आवर्त में सबसे बड़ा आकार उसका होगा जो इधर इधर होगा। और किसी भी आवर्त में इधर इधर कौन होती है? क्षार धातु है। तो आपसे पूछा जाए कि किसी आवर्त में सबसे बड़ा आकार, किसी पीरियड में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? किसी आवर्त में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो आप कहेंगे क्षार धातु, उसके क्षार धातु। क्षार धातु का मतलब ग्रुप 1 में जो तत्व आ रहा है उसका आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? और जैसे आपको दे दिया कि भाई लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, अब बताओ इनमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा? तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, इसका मतलब सीडियम, सीजियम का आकार मैक्सिमम होगा और लिथियम का आकार इनमें क्या होगा? मिनिमम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? आकार, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आकार बढ़ रहा है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आकार घट रहा है। ठीक है, बात समझ गए हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस तरह से आप आकार को डिफाइन करोगे कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो साइज घटेगा, और किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक डन। अब मैं आगे जानकारी देता हूं, देखना दोस्तों। जो आपका धनायन होता है, धनायन का आकार, धनायन का आकार जो होता है वो मूल परमाणु से छोटा। धनायन का आकार मूल परमाणु से, क्यों? समझो समझो। जैसे मान लीजिए आपको एक दिया है Na और दूसरा दिया है Na+। Na+ में, Na में 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है। भाई न्यूक्लियस ही तो बांध के रखता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसका मतलब है यहाँ पे 11 प्रोटॉन ने पकड़ रखा था 11 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 11 प्रोटॉन ने पकड़ रखा है 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे ज्यादा पकड़ हो जाएगी, और पकड़ हो जाएगी तो साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए यानी ये साइज का याद रखिएगा,
कि जो आपका धनायन होता है उसका आकार मूल परमाणु से छोटा होता है। नेक्स्ट, ऋणायन का आकार। ऋणायन का आकार मूल परमाणु से बड़ा होता है। ऋणायन का आकार मूल परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। रीजन, बात वही है, रीजन फिर वही है। रीजन क्या? मान लीजिए नाइट्रोजन है और दूसरा है नाइट्रोजन -3, यहाँ पे प्रोटॉन है 7 और यहाँ पे जो आपके प्रोटॉन 7, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे प्रोटॉन है 7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है 7, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन आपके 7, इलेक्ट्रॉन तो 4 ही रह गए, 3 चले गए। बताओ पकड़ क्या हो गई यहाँ पे? अरे 4 नहीं, ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ? यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब बताओ 7 ने 7 को बांध रखा था, यहाँ 7 ने 10 को बांध रखा है, बताओ साइज क्या हो गई? तो याद रखना है कि ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा मिलेगा और धनायन का आकार हमेशा अपने मूल परमाणु से क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा, ठीक है। याद रखेंगे ये बातें, बहुत काम की बातें आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ताकि जो है आप किसी भी चीज को रटे नहीं, आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ें और जो है अपने नॉलेज को एनहेंस करते हुए आप टॉपिक को फिनिश करें, ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है। क्लियर? चलिए डन। तो ये हमारी आकार की बात हुई है। अब मैं इसके बाद इसी जानकारी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और देखता हूं। देखिए पीरियोडिक टेबल में जब साइज की बात करते हैं, आकार, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार जो है, सबसे बड़ा जो साइज है वो फ्रांसियम का है, FR का। सबसे बड़ा साइज किसका है? फ्रांसियम का, ठीक है। सबसे छोटे आकार वाला तत्व, छोटा आकार जिस तत्व का है, सबसे छोटा आकार उस तत्व का नाम है हीलियम। सबसे छोटे आकार का तत्व कौन सा बताइए? हीलियम, ठीक है। ये किसकी बात हुई? साइज की। उसके बाद करते हैं सबसे हल्का तत्व, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस, साइज के साथ मैं आपके डेंसिटी की भी बात कर लेता हूं। सबसे हल्की गैस H2, सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की इनर्ट गैस की बात करोगे हीलियम। सबसे हल्की, सबसे हल्की धातु की बात करते लिथियम। सबसे भारी धातु की बात करें या तत्व की बात करें तो आप उत्तर दे देंगे OS, ओस्मियम, ओस्मियम। और यहीं पे ऐड कर देंगे सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस में आपका आंसर बन जाएगा रेडॉन, ठीक है। क्लियर? सबसे कठोर तत्व की बात करें, सबसे कठोर पदार्थ की बात करें, सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका हीरा है। और सबसे कठोर धातु की बात करें, मेटल्स में सबसे कठोर धातु की बात करें, आपका आंसर चला जाएगा इस पे, आपका आंसर चला जाएगा टंगस्टन पर। तो सबसे कठोर पदार्थ या तत्व की बात करें, क्योंकि हीरा भी कार्बन का अपर रूप है तो एक तत्व ही है, ठीक है। तो याद रखना है डायमंड, आपको सबसे कठोर पदार्थ की बात कर रहे हैं, सबसे कठोर तत्व की बात कर रहे हैं, आपका उत्तर डायमंड पे जाएगा। तो मैंने आपको साइज के साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं, ताकि आपको जो है याद रहे चीजें और आप लिंक कर पाए। साइज के बारे में सबसे बड़ा सबसे छोटा आकार बता दिया है ना। डेंसिटी की बात कर ली है, हल्के भारी की हमने बात की है, घनत्व की बात की है, सबसे हल्का कौन है, सबसे भारी कौन है, और उसके बाद हमने बात की है कठोरता के बारे में कि सबसे ज्यादा कठोर कौन है, सबसे कम कठोर कौन है, ठीक है। क्लियर रही बातें हमारी? चलिएगा अब मैं आकार के यहां पर बात करते करते मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, जो सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का आकार। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का आकार कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे समझिएगा नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, है ना, फ्लोरीन -1, नियोन Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4। इन सब में इलेक्ट्रॉन 10 है। सिलिकॉन में 14 होते हैं, 4 चले गए, 10 रह गए। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 13 में से 3 चले गए, 10 रह गए। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 12 में से 2 चले गए, 10 रह गए। सोडियम में 10, 11 रहते हैं, 1 चला गया, है ना, 10 रह गए। नियोन में 10 होते हैं, फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 आ गया, 10 हो गए।
ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 आ गए 10 हो गए, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 आ गए 10। ठीक है, तो इनके आकार के क्रम में याद रखना है कि जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा आकार घटेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप धनावेश से ऋणावेश की तरफ बढ़ते जाओगे आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा वैसे वैसे आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर, धनावेश घटता जाएगा, ऋणावेश बढ़ता जाएगा, आकार भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में अगर आकार के बारे में आपसे बात करें तो आप ये आंसर अपना प्रोवाइड कर देंगे, आंसर आप अपना बता देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिएगा, तो हमने बात की किसके बारे में, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 101 मेंडलीव के नाम पर मेंडलीवियम, 104 नील्स बोर के नाम पर बोहरियम, 107 रदरफोर्ड के नाम पर रदरफोर्डियम, 111 एक्स किरणों की खोज करने वाले रोएंटजन के नाम पर रोएंटजनियम। सीबोर्ग ने खोजा था मेंडलीवियम को, तो सीबोर्ग के नाम पर 106वां तत्व जो है उसका नाम सीबोर्गियम रख दिया गया। एक परमाणु क्रमांक 100 के बाद तत्वों के नाम के लिए आपको क्या करना है, पीछे पीछे ईएम लगाना है, और उससे पहले 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन काम में लेना है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने आकार की बात की, आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे आकार घटेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे आकार बढ़ेगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर एमपी पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए डेली डोजेस की सुविधा अवेलेबल है, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, चाहे आप हमारे पेड बैच में है चाहे नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या कर लेना है, आपको परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट करना है, पीवी व्यापम एग्जाम वहां पर डालना है, यहाँ पर डेली डोज नाम का आपको एक सेगमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, उन सब्जेक्ट्स में आपको डेली डोज दिखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे मैं अगर आपसे बात करूं तो दोस्तों डाउट्स के लिए परीक्षा एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, है ना। अपडेट करके आपको होम पेज पे यहाँ पे डाउट का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है आपको कि किस सब्जेक्ट में आपका डाउट है, और आप उस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां से आगे मैं चलता हूं, और यहां से आगे आने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं लास्ट 3 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये पढ़ाने के बाद पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ा रहा हूं आयनन विभव। आयनन विभव इसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा इसी को बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, और इसको लिखा जाता है आईई। ठीक है, क्या होती है आयनन ऊर्जा, पहले डेफिनेशन बताता हूं। किसी परमाणु की, किसी एटम की जो बाह्यतम कक्षा है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, किसी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है उससे आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी उसी को आप क्या कह देंगे, उसी को आप आयनन विभव कह देंगे। अब सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियस है, ये कक्षाएं हैं, न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पर होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की ये पकड़ है भाई कक्षाओं पर, होती है नहीं होती। अब सिंपल सी बात है, अगर आकार छोटा होगा, अगर साइज कम होगा, तो सिंपल सी बात है पकड़ क्या होगी, पकड़ ज्यादा होगी, नाभिक की पकड़ ज्यादा होगी, और नाभिक की पकड़ ज्यादा होगी तो आयनन विभव ऊर्जा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जिस परमाणु का आकार छोटा होता है उसका आयनन विभव क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, क्लियर रही बात यहां तक। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम आयनन विभव है वो हीलियम का है। क्यों, क्योंकि हीलियम सबसे छोटा है, पकड़ मजबूत है, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाओगे, है ना। और मिनिमम आयनन विभव की बात करते हो तो सीजियम की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो अक्रिय गैसें हैं, जो इनर्ट गैसेज होती हैं, अक्रिय गैसों के लिए आयनन विभव का मान उच्च होता है, क्योंकि अक्रिय गैसों का स्थायी विन्यास है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, और आयनन विभव वो ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ेगी, भाई ज्यादा ही देनी पड़ेगी, आप आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो आप एक चीज और समझोगे कि प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, और द्वितीय आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव और अगला द्वितीय आयनन विभव। अब समझो,
जब आपने निकाला, मान लीजिए किसी परमाणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 10 प्रोटॉन है, निकाल के गए जब 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा था, आपने कोई ऊर्जा दी और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब 10 प्रोटॉन ने 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, मजबूती से पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया। अब ऊर्जा निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और समझो 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को बांध रखा था, आपने जैसे तैसे करके 1 इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया, दे दी ऊर्जा। अब आपको कह रहे हैं कि दोबारा द्वितीय आयनन विभव करो, दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालो। अब 10 ने 9 को पकड़ रखा है, बताओ पकड़ मजबूत हो गई, तो अब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब प्रथम आयनन विभव का मान किसी भी परमाणु के लिए कम होता है, द्वितीय आयनन विभव का मान क्या रहता है, ज्यादा। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि द्वितीय आयनन विभव तब होता है जब आपकी साइज थोड़ी क्या हो गई है, कम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलते जाएंगे, अरे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनायन बन जाएगा, और धनायन के बारे में मैंने बोला है कि धनायन का आकार अपने मूल परमाणु से छोटा होता है, और आकार छोटा होगा तो आयनन विभव का मान मित्रों बढ़ेगा। अगर साइज छोटी हुई तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मान है वो इंक्रीज होगा। तो किसी भी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है, ठीक है, किसी भी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी उसे आप आयनन विभव के नाम से जानेंगे। सबसे ज्यादा आयनन विभव उसका होगा जिसका आकार छोटा होगा। तो मतलब अगर आपको आयनन विभव का क्रम निकालना है, आयनन विभव का ऑर्डर निकालना है, तो आप आकार का पता कर लो। आकार में बताया लेफ्ट टू राइट घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। तो आकार का क्रम जो आ रहा है उसका उल्टा ऑर्डर आपका किसका आएगा, आयनन विभव का आएगा। समझ गए? तो मैं आपको आकार से ही ये चीजें लिंक करवा कर दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी पेपर में सामना ना करनी पड़े बच्चों, ठीक है। चलिएगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया देखना, आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा। तो भाई इसका साइज मिनिमम है, इसका साइज मिनिमम है, तो इसका आयनन विभव क्या होगा, मैक्सिमम। और जैसे जैसे नीचे जाओगे आयनन विभव का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि साइज ऊपर से नीचे तक क्या हो रही है, बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो आयनन विभव का मान क्या होगा भाई, बढ़ेगा। सीख गए होंगे, समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में ये जो चीजें हैं वो बिठाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के साथ, बहुत ही देसी जुगाड़ के साथ, और एक ही चीज से मल्टीपल टारगेट्स को टच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों आयनन विभव पढ़ने के बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ईए लिखा जाता है, ठीक है। ये उल्टा है आयनन विभव का। आयनन विभव क्या था, किसी भी परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दी जाने वाली ऊर्जा, यहां उल्टा है। यहां कह रहे हैं कि किसी भी परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन हम देंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकाल, ऐसे मानिए कि किसी परमाणु को ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया, तो वो जो ऊर्जा दी है ना वो वापस निकाले। तो सिंपल सी बात है, हम ये कहेंगे कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके पेपर में आता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे कम लिखते हैं सीजियम की, मिनिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंथैल्पी जो है वो किसकी है भाई, सीजियम, ठीक है। तो सीजियम की मिनिमम हो गई और क्लोरीन की आपके क्या हो गई मित्रों, मैक्सिमम हो गई। बाकी तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके एग्जाम्स में आपके सामने पूछा जाता है और आपको परेशान करता है, ठीक है भाई। चले आगे बात कर लें, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों अगली जो चीज आपके सामने आ रही है बेहद महत्वपूर्ण आ रही है, देखिएगा।
अगली जो चीज आ रही है उसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणता, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता होती है साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पार्टनरशिप। समझना, पार्टनरशिप में दो लोग होते हैं, मान लीजिए ए और बी, दो लोग हैं पार्टनरशिप की। अब ए क्या बेईमान है, तो ये क्या करेगा, ये लाभ जो होगा, बेनिफिट जो होगा, उसमें से ज्यादातर हिस्से को 50-50% है पार्टनरशिप तो, लेकिन ये जो बेईमान आदमी होगा, ये पार्टनरशिप में से जो बेनिफिट होगा उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचने की कोशिश, खर्चा अपना बचाएगा और लाभ ज्यादा अपने को देगा। समझ गए? ये क्या है? विद्युत ऋणता। अब अगर मैं बात करूं तो जो अधातुएं होती हैं, जो नॉन मेटल्स अधातुएं, उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जो धातुएं होती हैं उनकी विद्युत ऋणता कम होती है। यानी अधातुएं इलेक्ट्रॉन देने का गुण ज्यादा होता है, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है और धातुओं में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है। इसलिए अधातुओं को विद्युत ऋणी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, तो धातुओं को विद्युत धनी कहते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती, धातुएं इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं। ठीक है, तो अधातुएं जितनी भी है नॉन मेटल्स, उनकी विद्युत ऋणता क्या है बताइए? ज्यादा है, जबकि जो मेटल होते हैं उनकी विद्युत ऋणता कम मिलेगी, उनकी विद्युत धनता मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक ऑर्डर दिया हुआ है, FOClNBrI, ये सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले आपके विद्युत ऋणी तत्व हैं उनकी टेबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम हाइड्रोजन। ठीक है, यहां कार्बन व हाइड्रोजन अधातु हैं, अधातु के हिसाब से वो विद्युत ऋणी होने चाहिए थे, लेकिन वे विद्युत धनी हैं। विद्युत धनी हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। कौन? जब बात आप इनकी करोगे धातुओं की, स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन। जनरली कार्बन हाइड्रोजन ऐसी धातु हैं जो विद्युत धनी है, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर ज्यादा रखती हैं, है ना। बाकी इनके अलावा जो जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखती है, देने का नेचर नहीं रखती। ठीक है, तो ये बात हमारी हुई। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पार्टनरशिप के आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी परमाणु की जो एक्सटर्नल मोस्ट ऑर्बिट होती है, जो सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? उसमें ऊर्जा देंगे, उसको रिश्वत देंगे कि भाई तू जा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, है ना। जितना छोटा आकार होगा एटम का, उतनी उसके नाभिक की पकड़ रहेगी उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन पर, और उतना ही उस बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, कोई क्लास हो, टीचर उसका क्लास का न्यूक्लियस है, क्लास में 15 बच्चे हों, 15 बच्चों पे टीचर की पकड़ मजबूत रहेगी तो उस क्लास में से कोई भी उठ के नहीं जा सकता। लेकिन 500 बच्चों की क्लास हो तो न्यूक्लियस की पकड़ क्या हो जाएगी? कमजोर। टीचर की पकड़ बाहर के बच्चों पर कमजोर हो जाएगी, जो पीछे पीछे बैठे हैं, कोई भी गेट से निकल जाएगा, पीछे से कोई भी आ जाएगा, ध्यान ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितना छोटा परमाणु है ना, उतनी न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा, और जितनी न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा, आयनन विभव का मान उतना ही ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। उसके बाद हमने बात की विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, बंधुत्व का मतलब होता है जोड़, दोस्ती। तो किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो अब ऊर्जा देनी नहीं पड़ेगी, अब ऊर्जा निकलेगी। अरे किसी को भी आप दान करोगे तो वो दुआएं देगा ना, ऐसे वो ऊर्जा देता है, ले भाई ऊर्जा ले जाओ, ऊर्जा दी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? क्लोरीन। क्लोरीन को आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्लोरीन आर्गन के स्थायी विन्यास पे आ जाएगा, वो दुआ देगा कि भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे। वो आपको क्या देगा? दुआएं देगा, और वो इलेक्ट्रॉन निकलकर ठीक है बाहर चले जाएंगे। ठीक है, विद्युत ऋणता, पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना। ठीक है, क्लियर। HF दुर्बल अम्ल क्यों है? क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो जल्दी से H+ आयन छोड़ दें, है ना। HF में फ्लोरीन, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, बहुत बेईमान है, ये हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं, पर हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, इसलिए HF एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए HF एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि HF से आसानी से जो आपके क्या नहीं निकलते, हाइड्रोजन नहीं निकलती, इसलिए HF क्या होता है बताइए? वीक होता है बच्चों।
ठीक है। तो आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल की समाप्ति की जो घोषणा है ना, बिल्कुल सत्यापित समाप्ति की घोषणा हम पीरियोडिक टेबल की कर रहे हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल और नॉन मेटल्स में बांटकर पढ़ना चालू करेंगे। मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, एक एक मेटल के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पीरियोडिक टेबल में भी मैंने आपको पूरी जानकारी सटीकता के साथ आपके सामने रखने का प्रयास किया। लेंथेनाइड कहां होते हैं, एक्टिनाइड कहां होते हैं, ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, बाहरी विन्यास को देख के आप ग्रुप का पता कैसे लगाओगे, मैंने ये भी आपको बताया। मैंने आपको सीढ़ी के तत्व, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, उप धातुओं के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको साइज का क्रम है, ठीक है, सबसे हल्की सबसे भारी धातुओं वगैरह की बातें हैं, उत्कृष्ट धातुएं, सिक्का धातुएं, है ना, दुर्लभ मृदा तत्व कौन से होते हैं, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं। मैंने आपको डॉबरिनर, चैनकोर्टोइस, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मॉजले की पूरी पीरियोडिक टेबल का जो एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने रखा है पूरी सटीकता के साथ बच्चों। ठीक है, और बिल्कुल आज का सेशन रिकॉर्डेड वर्जन में एक माइक्रो सेशन था। हाँ दोस्तों, जो हमारा परीक्षा एप्लीकेशन है वहां पर आपको कुछ कोर्सेज बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं। एमपी पटवारी का विजया बैच मात्र 499 में, जीरो से हीरो व्यापम फाउंडेशन आहा मात्र 999 के अंदर आपको फाउंडेशन मिल रहा है, मात्र 999। और सब्जेक्ट के सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक जो माइक्रो कोर्सेज हैं मात्र 154 में, मात्र 150 रुपए यार। इससे इजी और इससे बेस्ट जो आपको ऑप्शन है वो मिलेगा ही नहीं कहीं पे, है ना, संभव ही नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। ठीक है, इसके बाद बात करें इंक्वायरी नंबर्स हैं, यहां पर आपको नए पैटर्न पर आधारित डाउट सेशन और आपके जो फ्री अभ्यास प्रश्न है वो आपको मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी परीक्षा प्रो, जहां पर आपको मेंबरशिप जो है यहाँ पर परीक्षा की टेस्ट सीरीज की मिलेगी। बहुत खास बात कि परीक्षा प्रो पर आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं प्रो 50 कोड पर। कोड क्या है, प्रो 50। यहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिलेंगी जिनमें स्टेट की, पीएससी की, एसएससी की, आरआरबी की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। और यहाँ पर 50% डिस्काउंट 18 फरवरी तक आपका वैलिड है, 18 फेब तक, 18 फरवरी तक आपका कोड वैलिड है। प्रो 50 यहाँ पर 50% डिस्काउंट, नए पैटर्न पर आधारित 5000 प्लस मॉक टेस्ट, फ्रेश कंटेंट और टाइपिंग टेस्ट की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, साथ में ये हमारी YouTube क्लासेस का शेड्यूल कि कब कौन सी क्लास आपके हो रही है, कब किस टीचर से आप अध्ययन करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेटल नॉन मेटल से शुरुआत करेंगे। पीरियोडिक टेबल को फाइनली हम फिनिश कर चुके हैं। आगे आपसे बात अगली कक्षा में होगी बच्चों, तब तक के लिए लेता हूं मैं आप सबसे विदा। टाटा बाय बाय।